Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of June 2020, Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strengths. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Extra provisioning guidelines may see changes over COVID. जैसा कि हम सभी जानते हैं इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में हर इंडस्ट्री वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इज सफरिंग फ्रॉम कैश और लिक्विडिटी प्रॉब्लम। और अगर हमारे बैंक सेक्टर की या बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो अलग तरह के एनपीए के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक। तो इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो हमारा एपेक्स बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक्स के लिए या बैंकिंग प्रोसीजर के लिए डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऑर्डिनेंस लाता रहता है, जिससे कि कोविड-19 का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे मिनिमाइज़ हो सके, ना कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे बट कि कम्प्लीटली हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, चाहे और हमारे जो एनबीएफसीज हैं, बेसिकली हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, हमारे बैंकिंग कंपनीज़ हैं, स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबको कुशन प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम डिफरेंट नॉर्म्स ला रहा है और बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो अभी ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली जो बैंक में प्रोविजनिंग प्रोसेस होती है लोन्स के अगेंस्ट, जब भी बैंक कोई लोन देता है तो उसके अगेंस्ट कुछ प्रोविजनिंग करता है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हो कि प्रोविजनिंग क्या है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल टर्म में उनको डिफाइन कर देती हूँ कि प्रोविजनिंग एक्चुअली होती क्या है। प्रोविजन मेकिंग इन बैंक बेसिकली रिलेटेड टू ईयर मार्किंग ऑफ एन अमाउंट फॉर फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट जो है वो प्रॉफिट का वो सेट असाइड कर देना, और एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस विच आर नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। सो प्रोविजन मेकिंग is basically earmarking of an amount for future or anticipated expenses which actually not happening in current year. The provision amount is a part of bank profit and loss account and kept as a liability in balance sheet at the time of loan write off debt. तो ये बैंक्स पर एज अ लाइबिलिटी होता है जब कोई भी बैंक किसी भी अमाउंट को प्रोविजनिंग करती है फ्यूचर के लॉस को एंटिसिपेट करके। तो जब बैंक लोन देते हैं कमर्शियल बैंक्स तो ये एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये लोन वापस नहीं आया या ये लोन हमारा एनपीए में कन्वर्ट हो गया तो उस लॉस को एंटिसिपेट करते हुए बैंक के प्रॉफिट से बैंक के एक्सपेंसेस से कुछ प्रोविजनिंग करी जाती है, कुछ अमाउंट जो होता है वो असाइड कर जाता है, केप्ट असाइड रख दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को प्रोविजन मेकिंग या प्रोविजनिंग कहते हैं। और इसके लिए भी आरबीआई टाइम टू टाइम सर्कुलर लाता रहता है। कल क्या किया आरबीआई ने? द आरबीआई में रिव्यू इट्स जून 7 सर्कुलर की ट्रिगर पॉइंट्स ऑन एडिशनल प्रोविजनिंग एंड द टर्म्स टू अपग्रेड अकाउंट। 7 जून को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने एडिशनल प्रोविजनिंग की बात कही थी और अब जो अकाउंट्स हैं जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, हमारे एनपीए अकाउंट होते हैं, उनको उनके अपग्रेडेशन को लेकर के कुछ नॉर्म्स में चेंज किया था। क्यों चेंज किया था? क्योंकि उस ड्यूरेशन में मोराटोरियम पीरियड भी चेंज हो रहा था और जो पहले 90 डेज़ के बाद हम किसी अकाउंट को एनपीए बोलता था वो 180 डेज़ का पीरियड हो गया था। और कोविड-19 की वजह से लेंडिंग भी बढ़ गया था, बट कोविड-19 की वजह से ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले टाइम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी परसेंटेज बढ़ेगा बैंकिंग सेक्टर में। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 7 जून को एक सर्कुलर फ्लो किया था जिसमें एडिशनल प्रोविजनिंग और टर्म्स ऑफ अपग्रेड अकाउंट के बारे में कुछ चेंजेस या कुछ रूल्स दिए थे। A view that is gaining traction is the grant of longer timeline of up to a year before additional provisioning norms kick in and reducing it by say 10% from 20% and 15% from 35%. However, experts are saying that bank RBI, the apex bank should not go for this and should try to maintain the spirit of 7th June circular. हालांकि थ्रेशोल्ड को लेकर के बैंक रेगुलेटर से प्रोविजनिंग के थ्रेशोल्ड को लेकर के या
अकाउंट्स को अपग्रेड के थ्रेशोल्ड को लेकर के जो बैंक एपेक्स बैंक है उसके रेगुलेटर और जो सीनियर बैंकर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के, उनके बीच में कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहा है। और डिस्कशन किस बात पर चल रहा है? दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी एदर टू द आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के आउटब्रेक के समय इस थ्रेशोल्ड को फॉलो कर पाना जो जून 7 के सर्कुलर में इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। हालांकि जो ये प्रोविजनिंग का चेंज है ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा। जैसा कि जब हमारा लेमन ब्रदर की मेल्ट डाउन 2008 में जो क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उस समय भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था। मल्टीपल सोर्सेज सेड दैट आरबीआई माइट नॉट डाइल्यूट द स्पिरिट ऑफ इट्स जून 7 गाइडलाइन, जिसमें कि स्ट्रेस असेट्स को लेकर के आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए थे, कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया था। अगर आपको याद हो 90 से 180 डेज वाला किया था। और लेंडर्स को भी बोला था कि जब भी आप किसी भी असेट्स का रिव्यू करेंगे, बोरोवर्स को रिव्यू करेंगे, दैन देयर शुड बी द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA। तो अगर कोई बोरोवर जो है वो किसी पहली बार डिफ़ॉल्ट हो रहा है देन देयर शुड बी द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर रिव्यू प्रोसेस ऑफ दैट अकाउंट। हालांकि एडिशनल प्रोविजनिंग को लेकर के बैंक्स के अपने कंसर्न हैं। बैंक्स कह रहे हैं इस समय बैंक ऑलरेडी कैपिटल कंजर्वेशन मोड में है, तो और बहुत सारे रिजोल्यूशन प्लान्स जो कि कंपनीज में बैंक्स के NPA हैं, तो कंपनीज डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। बट चूँकि हमारा IBC कोड को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो बहुत सारी कंपनीज के रिजोल्यूशन प्लान भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी कैपिटल स्टार्व की कंडीशन में चल रहे हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कितना कितना कॉस्ट कटिंग करी जाए और अपना कैपिटल कंजर्व किया जाए। तो उस समय ये एडिशनल प्रोविजनिंग को लेकर के जो नॉर्म्स आ रहे हैं उसके लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर मोर वरीड और कंटिन्यूअस डिस्कशन उनके बीच में चल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं दैट आरबीआई इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इट्स सर्कुलर ऑफ जून 7, बट देखते हैं उसमें आगे क्या चेंज होते हैं। क्या आरबीआई रिटेन करता है जून 7 के सर्कुलर की स्प्लिट को या कुछ चेंजेस उसमें लाते हैं। चेंजेस टू 7 जून सर्कुलर लाइकली टू बी ट्रांजिशनरी एज आरबीआई में नॉट डाइल्यूट इट्स spirit. It may do away with the insistence of RP4 or better rating for exposure of rupees 500 crore and above. हालांकि जो चेंजेस हैं जो हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे, जो एडिशनल प्रोविजनिंग हैं ये लंबे समय के लिए नहीं होंगे, जैसा कि 2008 के मेल्टडाउन में हुआ था। और बैंक जो है वो ज़्यादा समय दे सकती है, एपेक्स बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा टाइम देगी कि एडिशनल प्रोविजनिंग नॉर्म्स को एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि कमर्शियल बैंक ईजिली प्रिपेयर हो सकें उस प्रोसेस के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट प्लान्स टू कैप चाइना FPI इन्वेस्टमेंट एट 5%। अगर आपको याद हो तो जब FDI और FPI के नॉर्म्स चेंज हो रहे थे तो उस समय बहुत सारे क्लॉज लगे गए थे कि जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनसे जो FDI आएगा इंडिया में उसको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आना पड़ेगा। जो FDI आएगा उसका ओनरशिप का डिक्लेरेशन क्लियर होना चाहिए। जो बेनिफिशियरी ओनर है उस पर्टिकुलर FDI का उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और दैट इज़ मैंडेटरी। और उसमें एक थ्रेशोल्ड जो डिसाइड किया गया था प्रीवियस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो था 10% कि ऐसा कोई भी ओनर, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर FDI में, ऐसी कोई कंपनी, इमेजिन कोई कंपनी है ABC, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है और उसमें किसी भी चाइनीज़ फर्म्स का, किसी भी चाइनीज़ इंडिविजुअल का 10% का शेयर है और 90% जो शेयर है उस कंपनी में किसी और इंडिविजुअल या किसी और कंट्री के कंपनीज़ के हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर वो 10% कोई चाइनीज़ कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है उस ABC कंपनी में, तो वो ABC से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये 10% की जो लिमिट लगा, हाँ 10% से अगर कम है, अगर से 9% है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट मे नॉट कंसीडर्ड इट एज अ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। बट अगर 10% या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट है उस ABC फर्म में किसी भी चाइनीज़ इन्वेस्टर का या किसी भी चाइनीज़ कंपनीज का, then in that case that particular investment will be treated as Chinese and the beneficial owner of that company will be treated as China। तो उसी कैप को लेकर के अब डिस्कशन चल रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और सेबी दे आर कंसीडरिंग मेकिंग दिस कैपिंग इन्वेस्टमेंट बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप टू
5%। सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कह रहे हैं, या उनका डिसीजन जो आया है इस चीज़ पर, वो 10% को रिड्यूस करके 5% करना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर आप कैपिंग जो एफपीआई की कैपिंग है उसको 10% से 5% पे रिड्यूस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब जो 5% से ऊपर की जितनी भी कंपनीज होंगी, किसी भी से एबीसी कंपनी, जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, एबीसी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही थी, अगर उसमें 5% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किसी भी चाइनीज़ फर्म्स का है, या उसका 5% का स्टेक कोई भी चाइनीज़ फर्म या चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हेल्ड करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को चाइना का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, उसका बेनिफिशियल ओनर चाइनीज़ फर्म्स को या चाइना कंट्री को माना जाएगा। तो जब इस तरह से उसका बेनिफिशियल ओनर चाइनीज़ होंगे या चाइनीज़ फर्म्स होंगी, तो वो ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में एफडीआई नहीं कर सकेगी। फिर उसको किस रूट से आना पड़ेगा, फिर उसको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो एफपीआई के कैपिंग रिड्यूस करने से क्या होगा, जो हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ एफडीआई है, जो लार्ज पोर्शन ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो इनफ्लो आ रहा है इंडिया में, वो अब गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आएगा। स्पेशली हमारे जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनसे आने वाला एफपीआई, उनसे आने वाला एफडीआई। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब किसी कंट्री पर या किसी कंट्री की कंपनीज पर कोई कैप लगा दिया जाता है, या उनका इन्वेस्टमेंट कोई कंट्री रोकती है, जैसे इंडिया इस समय चाह रही है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना आए या मिनिमम इन्वेस्टमेंट आए, तो अब चाइनीज़ फर्म्स क्या करेंगी, चाइनीज़ फर्म बहुत सारी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगी इस पर्टिकुलर रूल को फ्लॉ करने के लिए, इसको ओवर रूल्ड करने के लिए, या ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे, ऐसे लूप होल्स ढूंढेंगे जिससे कि ये इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। सबसे बड़ा लूप होल्स क्या होता है, इंडिया ने कहा है कि हमारे जितने हमारे 7 बॉर्डरिंग नेशंस हैं उससे एफडीआई हमारा डायरेक्ट अप्रूवल रूट के थ्रू नहीं आएगा, उसको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू आना पड़ेगा। अब चाइनीज़ फर्म क्या करेंगी, ये डायरेक्टली इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली इंडिया में एफडीआई करेंगे तो इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए नहीं दे रही है डायरेक्ट चाइनीज़ फर्म्स को। तो ये क्या करेंगे, ये किसी थर्ड कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, से मलेशिया की कोई कंपनी है, या वियतनाम में हमारा, जैसे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वियतनाम की किसी कंपनी में इन्होंने 10% शेयर खरीद लिए या कुछ परसेंट शेयर खरीद लिए, और फिर उस वहाँ से वियतनाम से उस कंपनी से बोलेंगे कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो दैट विल बी द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और सेबी ने 5% का कैप लगाने की बात करी, जो कि पहले 10% था। 5% का कैप लगा दिया, मतलब आप जितने भी कंट्री से एफडीआई आएगा, पहले उसका बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन होगा। अगर उस कंपनी में किसी भी चाइनीज़ फर्म का स्टेक 5% से ज़्यादा होगा, तो फिर उस कंपनी को हम, उस एफडीआई को, उस कंपनी के एफडीआई को हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, और उसको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही अप्रूवल मिलेगा। वो ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल या ऑटोमेटिक एफडीआई रूट से एंट्री इंडियन मार्केट में नहीं कर पाएगी या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। द मार्केट रेगुलेटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ बीन वर्किंग ऑन वेरियस अदर मॉडलिटीज पर्टेनिंग टू द एफडीआई इन्वेस्टमेंट। अब ये इसमें अभी फ़िलहाल के लिए सेबी ने और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने तो अप्रूवल दे दिया है, बट ये जो सर्कुलर है, जो डिसीजन है, ये अभी फीडबैक के लिए वेट कर रहा है पीएमओ ऑफिस का, कि पीएमओ ऑफिस इस पर क्या फीडबैक देता है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस पर क्या टेक रहता है। इसके अलावा जो मार्केट रेगुलेटर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इस पर्टिकुलर सर्कुलर, इस पर्टिकुलर नॉर्म या रूल का क्या अलग अलग इम्पैक्ट भी एनालाइज कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया का क्या पर्पस है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकना, बट इस रूल के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ से आने वाला इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होगा। और अगर यहाँ से आने वाला इन्वेस्टमेंट या एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे हमारे रिश्ते भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी कंपनीज़ की प्रेजेंस भी इनके यहाँ है। तो अगर हम इन पे किसी तरह का मेजर लगाते हैं, किसी तरह का कर्व लग रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो फिर ये रिटेलिएटरी एक्शन ये भी करेंगी हमारी कंपनीज़ पर, ये भी देश करेंगे, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भी हमारे कंपनीज़ पर रिटेलिएटरी एक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जब उनकी कंपनीज़ को हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, उनके इन्वेस्टर्स को, उनके एफडीआई को, उनके एफपीआई को हम अपनी एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अपने हमारे एफडीआई को, इंडिया से आने वाला एफडीआई या इंडिया से जाने वाला एफपीआई या इंडियन इन्वेस्टर्स को एंट्री नहीं देंगे, रिटेलिएटरी मेजर्स लेंगे, जिससे कि हमारे उनसे रिश्ते ख़राब होंगे। ऑलरेडी इस समय इंडिया
एक ऐसी सिचुएशन में जिसको थ्री लाइन वॉर की सिचुएशन बोलते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और नेपाल तीनों से इंडिया की रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा लो कंडीशन में है। तो इन सारी मॉडलिटीज़ को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और मार्केट रेगुलेटर वॉच आउट कर रहे हैं कि अगर ये 5% का कैप लग जाता है तो क्या होगा, क्या हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे भी हमारा कुछ रिश्ता, हमारे रिलेशन अफेक्ट होंगे, डेफिनेटली अफेक्ट होंगे। तो वो कितना अफेक्ट होंगे या क्या उनके लिए कोई एग्जाम्पशन लाया जा सकता है, तो इस तरह के प्रोविजंस पर अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कशन चल रहा है। और थ्रेशोल्ड लोअर, जो 5% का जो एफपीआई का थ्रेशोल्ड है उसको लोअर कर देने के अलावा गवर्नमेंट अदर मेजर भी ले रही है, और जिससे कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में ब्लॉक किया जा सके, वो इंडिया में एंट्री ना कर सके। जैसे कि नो योर इन्वेस्ट कस्टमर नॉर्म, KYC नॉर्म्स को भी कुछ ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर रही है, जहाँ पर प्रॉपर डिक्लेरेशन ज़रूरी होगा बेनिफिशियल ओनरशिप का। तो जो 5% से जितने भी ऊपर शेयर होल्डर्स होंगे या स्टेक होल्डर्स होंगे, सब को डिक्लेयर करना, सबका ओरिजिन, सबकी डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल डिक्लेयर करना मैंडेटरी होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अप्रूवल, रिन्यूएबल एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारा SOP है जो अप्रूवल के लिए, जो कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही है उनके रिन्यूएबल के लिए, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनके लिए बहुत सारे जो जो SOP होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें चेंजेस लाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल मांगे जाएंगे जिससे कि वो प्रोसेस और लंबी हो जाए, वो प्रोसेस और कम्बरसम हो जाए। जब वो प्रोसेस और लंबी हो जाएगी, बहुत कम्बरसम हो जाएगी, बहुत सारे हर्डल्स और क्रिएट हो जाएंगे, तो जो चाइनीज़ फर्म्स हैं बेसिकली, जो नेबरिंग कंट्री से जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, वो डिस्करेज होंगी इंडिया में FDI या FPI करने से। तो अभी इन सारे प्रोसीजर पर, इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन चल रहा है। सोर्सेज आर सेइंग दैट दिस प्रपोजल हैज़ बीन forwarded to PMO office, and PMO is vetting all these measures in order to analyze its impact on bilateral relations with India's neighbors other than China। जैसा कि हमारा स्टैटिस्टिक्स भी ये शो करता है कि इस पैंडेमिक के बाद से, अगर मार्च की बात देखें, मार्च 31 में 2020 में इस पैंडेमिक के बाद जो हमारे बहुत सारी जो कंपनीज थी वो लो वैल्यूएशन की स्टेज पे थी, और चाइनीज़ फर्म्स ने, चाइना ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया है। आप इजीली दे सकते हैं कि 2016 से लेकर के 2020 तक जो FPI रहा है इंडिया में, जो चाइनीज़ FPI इन्वेस्टमेंट आया है वो बहुत नॉमिनल रहा है। अगर 16 में देखें तो माइनस में था, दिसंबर 17 में कुछ बढ़ा, दिसंबर 18 में और बढ़ा थोड़ा सा, बट हालांकि 90% पिछले साल के कंपैरिजन में ड्रॉप किया, 19 में थोड़ा बढ़ा, और मार्च 31 2020 में अगर देखें तो उसने मल्टी फोल्ड इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड किया है इंडियन मार्केट में चाइनीज़ FPI ने। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि अब इस पैंडेमिक की सिचुएशन को जितनी भी चाइनीज़ फर्म्स हैं एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रही हैं इन ऑर्डर टू opportunistic takeover of or merger and acquisitions of Indian firms in order to increase its presence in Indian market and to economically dominate the India। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह के नॉर्म्स ला रही है, और इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट्स में भी चाइना के इन्वेस्टमेंट को आने से मना कर रही है, अपने अकॉर्डिंग जो अपने लेवल पे जो रोक सकती हैं वो रोकें। जैसे कि महाराष्ट्र पुट होल्ड ऑन ₹5,000 करोड़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद चाइनीज़ फर्म्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिलहाल के जो चाइनीज़ कुछ फर्म्स के साथ वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रही थी 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको अभी के लिए होल्ड पर कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सेंटर के जो नॉर्म्स हैं, जो सेंटर पॉलिसी है, जो सेंटर का पॉस्चर है, पॉलिसी पॉस्चर, उसका वेट कर रही है कि सेंटर किस तरह से पॉलिसी लेकर के आता है। अगर सेंटर ऐसी पॉलिसी लाता है जो कि इस इन्वेस्टमेंट को, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कर्ब करने के लिए, तो प्रॉबेबली हो सकता है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो इन सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सेंसिबल टू बाई लोकल इवन इफ इट इज़ कॉस्टलियर देन इम्पोर्ट्स, गोयल। तो जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर गोयल, उन्होंने बोला है कल CII की एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक इंटरनेशनल टॉक चल रही थी, इंटरनेशनल मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडियंस को इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को छोड़ करके लोकली मैन्युफैक्चर्ड या डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चर ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से थोड़े कॉस्टलियर क्यों ना हो। Buying domestic products, even if they are more expensive than imported items, is a sensible decision as a low price import affects the manufacturing sector।
तो पीयूष गोयल ने कहा कि ये अभी कंज्यूमर को लगता है कि अगर उसे कुछ इमीडिएटली कुछ सस्ता मिल रहा है तो उसे लगता है कि ये उसके बेनिफिट के लिए, बट अगर वो ध्यान से देखे तो ये उसके लॉन्ग टर्म में नुकसान के लिए, क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहा है ओवर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या उसके एक्सपेंशन के लिए निगेटिव है, जिससे क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट अप या ग्रो नहीं करेगा, और जितने भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैप्चर कर लेंगे, कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसी को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर गोयल, उन्होंने कंज्यूमर से अर्ज किया, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ 1 to 10% कॉस्टलियर देन इम्पोर्टेड product or probably even a bit costlier than imported product, it is often unsensible to buy them, but it is sensible to buy an Indian product. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री फ्लॉरिश करे, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, देन यू शुड प्रेफर बाइंग इंडियंस रादर देन any imported product, because in short run large international companies can dump material at a lower price, but in long term if the Indian manufacturing companies don't survive or are not able to deal with the competition, we will have to pay ट्राइबल प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो इन्होंने प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करी है कि शुरुआत में जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए सस्ते प्रोडक्ट लाती हैं, बट एक बार जब उस कंट्री की लोकल जो मार्केट होती है वो ख़राब हो जाती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, देन वो कंपनीज फिर अपने अकॉर्डिंग हाई प्राइसेस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो कंज्यूमर को अवेयर करते हुए मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि कंज्यूमर को अगर लॉन्ग टर्म में यही सस्ते प्रोडक्ट चाहिए तो अपने इंडियन या डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को ही अभी के लिए प्रेफर करना चाहिए, भले ही वो थोड़े कॉस्टली हों इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2, स्लोइंग चाइनीज इंपोर्ट में डिले ईवी टारगेट। तो जैसे इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ रहा है, कल हमने डिस्कस किया था, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो हमारा हैवी मशीनरी सेक्टर हो, हर जगह से इंडियन गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट, चाइना का प्रेजेंस कम किया जा सके। बट अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, जो कि जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि आने वाले कुछ टाइम तक 1-2 सालों में इंडिया में 90% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ही यूज़ किया जाए, एक टारगेट सेट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की चाइनीज़ मार्केट में, उसको देखते हुए एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया चाइना से अपना रिलेशन ख़त्म करती है या चाइनीज़ फर्म से अपना बिजनेस कम करती है, स्पेशली इन केस ऑफ automobile sector, then whatever the target government of India has set for electronic vehicles, whatever the plan India has set for electronic vehicles is going into the slow lane, क्योंकि बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्सल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाने के लिए, उसको हम चाइना या चाइनीज़ फर्म से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जा सके, और अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भी तो उस कैपेसिटी से मैन्युफैक्चरिंग कर पाना कि वो हमारे डोमेस्टिक डिमांड को सर्वाइव करा पाए या डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टारगेट अचीव कर पाएँ, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इंसिडेंटली द वर्ल्ड बिगेस्ट component maker for electronic vehicle is China. Market leader Maruti Suzuki India says the impact could be offset by strong state support for other technologies like hybrid, which the industry has been pushing for but has not received. हालांकि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि चाइना के बिना सर्वाइव कर पाना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इंडियन कंपनीज़ को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे करके अभी फ़िलहाल के लिए हम अदर टेक्नोलॉजी जैसे हाइब्रिड कार्स, जो हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स मीन्स ऐसे व्हीकल जिसमें अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होगा और फ्यूल का भी यूज़ होगा, तो इस तरह के व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सकता है फॉर अ टाइम बीइंग। और इंडस्ट्री भी फ़िलहाल के लिए अभी हाइब्रिड पर ही
शिफ्ट करने को तैयार है। इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर या टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर मूव कर जाना अभी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल भी नहीं इतने कम समय में। तो जिससे कि इंडस्ट्री, इससे पहले भी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर कंटिन्यूअसली सेइंग गवर्नमेंट टू प्रमोट द हाइब्रिड व्हीकल रादर देन इमीडिएटली जंपिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे कि अगर हम बात करें, जो सीवी रमन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं एमएसआईएल, उनका ये कहना है कि द गवर्नमेंट इज प्राइमरली सपोर्टिंग द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV, वेयर एज द इक्विवेलेंट सपोर्ट टू अदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड plug-in hybrid is missing. So if government really want to make itself free from the import of China in case of electric vehicle, then government should also foster the other technologies like hybrid vehicle. Further, the industry has worked for the 3 decades to establish the internal combustion engine, that is ICE based ecosystem, because of which we achieve very affordable cost level for hybrid vehicle. तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमारे पास अभी बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में हाइब्रिड व्हीकल के लिए मटेरियल्स या जो हमारे पार्ट्स एंड पार्सल्स लगते हैं वो अवेलेबल हैं, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जंप करना चाहती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो चाइना है वो इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट मेकर। तो कैसे ये दोनों क्लैशिंग पॉलिसीज़ एक साथ सर्वाइव करेंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप चाइना पर रिलायंस ख़त्म कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा फ़िलहाल के लिए। और इसलिए गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच में चाहती है कि चाइना से इंपोर्ट कम हो या चाइना पर रिलायंस कम हो, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन हाइब्रिड व्हीकल करेंटली रादर देन गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फोरकास्ट नंबर थे 2 व्हीलर्स, रिक्शा, 3 व्हीलर्स और कार्स और बसेस के लिए 2025 तक। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया में वो बहुत फ्लॉरिशिंग है आने वाले टाइम में। इसीलिए जो चाइना है वो अपनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस जो है वो बनाना चाह रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडियन मार्केट। तो अब देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन दो क्लैश या जो पॉलिसीज आपस में क्लैश कर रही हैं उनको कैसे ओवरकम करती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना की रिलायंस बनाकर रखेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए, या फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो टारगेट है, जो उसकी पेस है, उसको रिड्यूस करके हाइब्रिड व्हीकल पर ज़्यादा फोकस करेगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाने के लिए कैपेसिटी डेवलप कर पाएँ। और जब हमारे पास डोमेस्टिकली ये हमारे मैन्युफैक्चर तैयार हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, देन इंडिया कैन ईजिली शिफ्ट फ्रॉम हाइब्रिड टू टोटली और प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 10। रिलायंस वेइंग हिट्स 15% ऑन सेंसेक्स। Recent time में Reliance Industry is not just the India's most valuable company, but it has also become the most important company from stock market's point of view, with its price more than doubling since its March low. The stock has cemented its position on the benchmark Sensex and Nifty, holding the biggest weight. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इस समय अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन की क्लास में है, अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो वेट है, टोटल वेट है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो 50% का वेट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री अलोन टैकल करती है इन सेंसेक्स और 13% का इन निफ्टी। तो आज आपका एक क्वेश्चन आप मुझे लेकर बताएंगे व्हाट इज़ सेंसेक्स एंड व्हाट इज़ निफ्टी। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, बस थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू लिखने से अच्छा है आप मुझे किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर दें, इन दैट केस आई विल बी मोर देन हैप्पी, रादर देन राइटिंग थैंक यू और नाइस। आप कुछ एक क्वेश्चन का ही रिस्पॉन्स कर दें, मेरे लिए वो ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ होती है, रादर देन राइटिंग ओनली थैंक यू एंड नाइस। आपका आंसर राइट करना, आपका आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में मेरे लिए थैंक यू ही होता है। इफ़ यू आर राइटिंग आंसर दैट इटसेल्फ इंडिकेट दैट यू आर थैंकफुल। So now come to the news. In early March, its weight in the Sensex and Nifty was just 9.2% and 8.1%. तो आप देख सकते हैं मार्च से कितना हाई जंप किया है जून तक। जो मार्च में जो वेटेज 9.2% था रिलायंस इंडस्ट्री का सेंसेक्स में, वो 15% बढ़ गया, और यही जो अभी 13% निफ्टी में है वो मार्च में 8.1% था।
तो RIL की वैल्यू बढ़ने के साथ उसके शेयर की प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि उसका जो वेट है सेंसेक्स और निफ्टी में वो भी बढ़ रहा है. दिस इज बिकॉज बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी कैलकुलेट स्टॉक वेट बेस्ड ऑन द free float market capitalization. It excludes shares owned by the promoters or those under lock-in. तो जो मार्केट में जो वेट कैलकुलेशन का मेथड जो सेंसेक्स और निफ्टी यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये याद रखिएगा आप, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें जो प्रोमोटर्स जो शेयर होल्ड करते हैं उसको और जो लॉक इन होते हैं शेयर्स उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. देयरफॉर व्हाइल RIL's टोटल एम कैप वॉज हाइएस्ट, और इसी के लिए इसी रीज़न किया, इसी कैलकुलेशन मेथड की वजह से RIL का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हाई आता है. Only half of its free float given the promoter share holdings of over 50%. On the other hand, HDFC until recently was the India's biggest winner. Reliance से पहले कौन सी कंपनी थी या कौन से स्टॉक सबसे हाईएस्ट पे था? HDFC बैंक का था, जिसका लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ फ्री फ्लोट ड्यू टू रिलेटिवली लो प्रमोटर होल्डिंग्स. इनमें RIL dislodged HDFC banks as India's top index weight. तो RIL से पहले HDFC था, उसमें भी लो प्रमोटर्स होल्डिंग्स थी और हमारे RIL में भी लो प्रमोटर्स होल्डिंग है, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन मेथड है उसमें फ्री फ्लोट को ही कैलकुलेट किया था, और उस कैलकुलेशन की वजह से फ़िलहाल के लिए RIL जो है वो इंडिया की टॉप इंडेक्स वेट कंपनी बन गई है इन सेंसेक्स एंड निफ्टी. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ऑटो फर्म से स्टेयरिंग अवे फ्रॉम चाइना विल नॉट बी ईजी. जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंपनीज हो गई, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी अलाइंड हैं, इतनी इंटरमिंगल्ड हैं, इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से, इतनी हाई डिपेंडेंसीज हैं इंडियन फर्म्स की चाइनीज़ फर्म्स में, कि उससे स्टीयर अवे कर पाना या इमीडिएटली हट पाना इतना आसान नहीं है, जैसा कि हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई सारे टॉप एग्जीक्यूटिव भी कह रहे हैं. और हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे ऑटोमोबाइल कंपनीज स्पेशली चाइनीज़ कंपनीज वो इंडियंस को हायर कर रही हैं अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन मार्केट में या इंडियन लैंड में. तो इस तरह की बहुत अदर पॉलिसीज़ भी चाइनीज़ फर्म्स यूज़ करें, जिससे कि उनका इंटीग्रेशन इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग रहे और उनको रिमूव कर पाना या उनको हटा पाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो. अब देख लेते हैं अदर न्यूज़. यस बैंक वोंट पे इंटरेस्ट ऑन टायर 2 बॉन्ड्स ड्यू ऑन June 9. तो बैंक को कल अपना FPO इशू करने की परमिशन मिल गई है, जिसके थ्रू यस बैंक ऑफ इंडिया जो यस बैंक है वो जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का FPO इशू करना. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रीस्ट्रेन यस बैंक फ्रॉम पेइंग इंटरेस्ट on upper tier 2 bond as its capital adequacy ratio below regulatory requirement, the private sector lender has informed the BSE. The bank had approached the RBI seeking approval for paying interest due as on June 29 for upper tier 2 bonds. These unsecured non-convertible upper tier 2 bonds carry coupon of 10.25%. हालांकि RBI ने रिस्ट्रेन कर दिया येस बैंक को फॉर पेइंग कूपन ऑन अपर टायर 2 बॉन्ड्स. फिर भी येस बैंक जा रहा है अब 15,000 करोड़ का FPO इशू करने जुलाई में. अभी फ़िलहाल के लिए येस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 8.5% है, जो कि मिनिमम 11.5% होना चाहिए एज़ पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स. इसीलिए शायद RBI ने येस बैंक को परमिशन नहीं दी है. तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताएंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है. व्हाट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़. ICICI बैंक सेल्स 1.5% इन इट्स लाइफ आर्म्स फॉर ₹840 करोड़. ICICI बैंक ने इसकी जो ICICI प्रूडेंशियल में लाइफ इंश्योरेंस में जो उसकी अपना 1.5% का शेयर जो है वो सेल कर दिया है इन ऑर्डर टू टैकल विद द पैंडेमिक कॉज्ड बाय द COVID-19. So ICICI banks and number of other banks just like FDI, we all have seen they're currently selling their stake in order to match up their कैश रिक्वायरमेंट. तो अब ICICI ने 1.5% का स्टेक अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेल कर दिया. इससे पहले हमने HDFC में भी देखा था और SBI के भी लाइफ इंश्योरेंस में भी इस तरह का स्टेक सेल देखा था. तो ये सारे जो स्टेक सेल हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि COVID-19 को लेकर के जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है फाइनेंशियल मार्केट में, कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उस सबको मैचअप करने के लिए.
आज की न्यूज़ ऑफ द डे, गवर्नमेंट प्लान्स टू कैप चाइना FPI इन्वेस्टमेंट एंड 5%, तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं. दीज आर द रेफरेंसेस. इफ़ यू लाइक स्टूडेंट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.